फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐना, भाभी तुम्हें हर वक्त तुम्हारी हैसियत के ताने देती हैं। मैं तुम्हारी हैसियत उनके बराबर लाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐना की आंखें फटी रह गईं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो साथ? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कहते हुए मुझे? ऐना गुस्से में थी। ऐना, मैंने अपने मरते हुए बाप से वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखने का। वो सीरियस था। और अरीबा, अब उसके बारे में क्या सोचा है तुमने साथ? तुम उसके साथ ये सब कर सकते हो पर मैं नहीं। प्लीज़, खुदा का वास्ता है, आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। इतने में हमाद चीखता हुआ घर में दाखिल हुआ। ऐना, ऐना, नुसरत और सदफ पीछे थी। नुसरत ने सदफ को थाम रखा था। ऐना जल्दी से नीचे पहुंची। क्या हुआ हमाद भाई? क्या हुआ? देख ली अम्मी कैसे अनजान बन रही है ये। क्यों किया ये सब तुमने? सिर्फ इसलिए कि मैंने शादी नहीं की तुमसे? इस सब में मेरे बच्चे का क्या कसूर था? बताओ, बोलो। वो दोनों हाथों से पकड़ झंझोड़ रहा था ऐना को। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ऐना कांप रही थी, रो रही थी और बार बार यही कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। पर एतबार करने वाला कोई नहीं था। आप जैसी मर्जी कसम ले लें, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो इसे। क्या सबूत है आपके पास कि ये ऐना ने किया है? है कोई सबूत? हाँ, सदफ को खाना ऐना ने ही दिया। पर इस बात का क्या सबूत है? इसमें अबॉर्शन वाली टैबलेट ऐना ने मिलाई है। तो और कौन करेगा ये? तुम या अम्मी? ये काम आपकी बीवी भी तो कर सकती हैं। हो सकता है वो बच्चा ही पैदा ना करना चाहती हूँ। साद के कहते ही हमाद ने गुस्से से साद का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ये बात करने की? अब एक लफ्ज़ भी कहा, जान ले लूँगा तुम्हारी। हमाद, छोड़ो भाई को। मैं कहती हूँ छोड़ो। अब ये वक्त भी देखना था मुझे। मेरे बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इस लड़की को निकालें यहाँ से वरना कुछ भी हो जाएगा। मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। ऐना सिसकियों से रो रही थी। बेजुर्म लोग जब मुजरिम बना दिए जाते हैं तो ऐसे ही होता है। ऐना बहुत मजबूर, बहुत शिकस्ता थी। कोई रास्ता नहीं था, कोई हम सफ़र, कोई हम नवा नहीं था। ज़िंदगी यूं थी जैसे कोई अजनबी रुख मोड़े खड़ा हो। शायद ऐना का ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं रहा था। पर यह कमबख्त सांसें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मामी जान भी तो एक लफ्ज़ नहीं बोली उसकी हमायत में। शायद उनकी नज़रों में भी बहुत घटिया थी ऐना। अब ऐना वहाँ कैसे रह सकती थी जहाँ सब उसे गिरा हुआ समझते थे? इतना गिर के ऐना कैसे रहती? अपने चंद सूट बैग में डालकर वो चुपके से अरीबा के घर पहुँची। रात के 8 बजे थे। तुम यहाँ ऐना? तुम यहाँ क्या करने आई हो? तमाशा देखने आई हो मेरा? तुम्हारे कदम नहीं कांपे मेरे पास आते हुए कि तुम उसके पास जा रही हो जिसे बर्बाद किया तुमने? अरीबा बोल रही थी और ऐना पथराई हुई आंखों से देख रही थी उसे। तुमने साथ को छीन लिया मुझसे। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कुछ नहीं छीना तुमसे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे प्लीज़ एक रात रुकने की इजाज़त दे दो। मैं सुबह होते ही चली जाऊँगी। वो मिन्नत करने लगी। पर जब इंसान पर बुरा वक्त आता है, अपना साया भी साथ नहीं देता। वो तो फिर एक दोस्त थी। मुझे ना तुम चाहिए हो, ना तुम्हारा साथ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक बात खुद भी समझ लो और उस साथ को भी समझा दो। अरीबा तुम दोनों के लिए न सोचती है, न सोचना चाहती है। ऐना बेआसरा होकर चल पड़ी। रेलवे स्टेशन, सन्नाटा और अकेली लड़की। कितना डर लग रहा था उसे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुत्तों से ज़्यादा इंसानों से डरी हुई थी। ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, पर जब ये गिर जाए तो दरिंदे भी अफजल होंगे इससे। खैर, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अल्लाह ने खैरियत से रात गुजार दी उसकी, और वो सुबह की पहली गाड़ी से अपने दादा के गांव फ़कीरपुर पहुंच गई।